नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 19 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सन्स कोरोना विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, न्यूज आया था इंडियन प्रोग्राम टू स्टडी द सन एंड द रीजन बिटवीन सन एंड द अर्थ फ्रॉम स्पेस आदित्य L1 इज ड्यू टू बी लॉन्च नेक्स्ट ईयर। आदित्य L1 करके एक स्पेस प्रोग्राम, बेसिकली सूरज और धरती के बीच में जो रीजन है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम है आदित्य L1। L1 मतलब जो ऑर्बिट है उसका नाम है, तो आदित्य L1 इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसकी मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया, सन एंड रीजन बिटवीन सन एंड अर्थ के बारे में रिसर्च करना। इनिशियली आदित्य 1 वाज मेंट टू ऑब्जर्व ओनली द सोलर कोरोना। देखिए, इसका पहला मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि सोलर कोरोना के बारे में रिसर्च करने का। अब देखिए कोरोना क्या होता है। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन्स एटमोस्फियर। हमारे सूरज का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो सूरज के एटमोस्फियर है, उसके आउटर मोस्ट पार्ट को कोरोना बोलते हैं। आप इस मैप में देख ही सकते हो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये फोटोस्फीयर है। ठीक है, फोटोस्फीयर मतलब जहां से लाइट रेडिएट होता है। इसके बाहर कौन सा एरिया आता है? लोअर क्रोमोस्फीयर एंड अपर क्रोमोस्फीयर। तो इतना सन का एरिया है। अब सन की जो एटमोस्फीयर है दोस्तों, ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, यहां के टेम्परेचर देख लीजिए आप, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कोरोना एरिया का। अगर आप फोटोस्फीयर का टेम्परेचर देखोगे वो केवल 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए ये जो कोरोना एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। अब इसका एक्चुअल रीजन क्या है, अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाया। इसके लिए नासा भी कई मिशन भेजा है, अभी और भेज रहा है। तो इंडिया भी इसके बारे में अभी पढ़ाई करेंगे, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह क्या है। तो कोरोना इज यूजुअली हिडन बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द सन सर्फेस। अब देखिए जो कोरोना एरिया है ना, सन का इतना ज्यादा रेडिएशन है, इसकी वजह से हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी विदाउट यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोरोना एरिया को देखना है तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। हाउएवर द कोरोना कैन बी व्यू ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स। देखिए जब सोलर एक्लिप्स होगा, ठीक है, उस टाइम पे हमें कोरोना दिखेगा, क्योंकि कोरोना का जो फोटोस्फीयर एरिया कवर हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए हमें सन का जो अंदर वाला एरिया वो मून से कवर हो जाता है, इसलिए बाहर वाला एरिया थोड़ा सा हमें दिखता है। तो ओनली व्हेन कोरोना इज विजिबल इज दैट इज ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। The corona is about 10 million times less dense than sun surface. This low density makes the corona much less bright than the surface of the sun. देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, कोरोना एरिया करीब 10 मिलियन टाइम्स लेस डेंस है अगर आप सन की सरफेस से कंपेयर करोगे। राइट, अब देखिए व्हाई इज द कोरोना सो हॉट। मैंने आपको बताया, अगर सूरज के फोटोस्फीयर या मेन एरिया से आप कंपेयर करोगे, कोरोना एरिया जो सन का एटमोस्फियर है उसे काफी हॉट है। बेसिकली कोरोना एरिया काफी हॉट है। ठीक है, कोरोनास हाई टेम्परेचर्स आर ए बिट ऑफ ए मिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस मिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए ये जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह है अभी तक पता नहीं चल पाया, ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। राइट, देखिए कोरोना के बारे में, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन एटमोस्फियर। करेक्ट, इट इज यूजुअली हिडन बाय द ब्राइट लाइट ऑफ सन सर्फेस व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी विद द नेकेड आई। वेरी करेक्ट। The temperature of solar corona is much lesser than the surface of sun. ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बताया टेम्परेचर ऑफ द सोलर कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा है सन की जो सरफेस से अगर कंपेयर करोगे तो। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था। वैसे हम स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं इंडिया का एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का। टॉप इंपोर्ट आइटम्स कौन कौन सा है? क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स कॉन्स्टिट्यूट टॉप इंपोर्ट आइटम्स। देखिए हमारे देश सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन कौन से प्रोडक्ट्स करते हैं? ठीक है, एक तो क्रूड पेट्रोलियम करते हैं, आपको पता ही है, गोल्ड करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करते हैं, कोल करते हैं। देखिए इंडिया वन ऑफ द टॉप कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, फिर भी इंडिया का जो कोल है वो सफिशिएंट नहीं, इसलिए हम इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट क्वेश्चन यूपीसी प्रीलिम्स में पूछा था बहुत पहले। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इट्स सर्विस इंपोर्ट्स, दिस मीन्स दैट इंडिया हैज ए नेट सर्विस सरप्लस। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाएगा तो इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट में चलता है काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ। ठीक है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है वो कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। पर इंडिया की जो सर्विस है, ठीक है, वो
कोई भी फील्ड में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का है, बैंकिंग का है, इंश्योरेंस का है, जो भी है, वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में चलता है, बेसिकली सर्विस सरप्लस में चलता है। ठीक है, तो इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो सर्विस इंपोर्ट से ज़्यादा है, मतलब जितना सर्विस हम लेते हैं बाहर वाले देशों से वो कम है अगर हम सर्विस जितना हम देते हैं उसे कंपेयर करेगा तो, राइट। नाउ इंडिया सर्विस सरप्लस फिनांस अबाउट 50% ऑफ मर्चेंडाइज डेफिसिट। आप देखिए इंडिया की जो सरप्लस फिनांस मतलब सर्विस सरप्लस है वो जो मर्चेंडाइज डेफिसिट है बेसिकली ट्रेड डेफिसिट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वैसे हम ट्रेड डेफिसिट में चलता है तो हमारा लॉस है, तो जो हमारा जो सर्विस सरप्लस है वो हमें हेल्प करते हैं कॉम्पनसेट करने में, राइट। इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ मेजर स्टैटिस्टिक्स। 18.7% ग्रो हुआ रिसेंटली टू 24.44 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31। अब देखिए मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, तो काफ़ी सारी इस तरह के रिपोर्ट्स आया है। मैं आपको बताऊं जितने भी रिपोर्ट्स आया होगा कोई भी फील्ड से हो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, सारे रिपोर्ट्स एक बार देख लीजिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, राइट। रिकॉर्ड ग्रोथ वाज ड्यू टू अ सर्ज इन डिमांड फॉर मेड इन इंडिया जनरिक्स। देखिए इंडिया की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये बात पता है, ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया है। तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है रिसेंटली मार्च 31 में जो रिपोर्ट आया इसमें यह पता चला करीब 18.7% ग्रो हुआ है। ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल रिमेन द सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय द इंडिया। अब देखिए अगर पूरा स्टैटिस्टिक्स देखा जाएगा तो ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी है जो इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया क्या एक्सपोर्ट करते हैं वैसे पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह करते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका रिमेन्स द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग फॉर मोर देन 34% शेयर। देखिए रिसेंटली रिपोर्ट में ये भी आया है कि नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका में जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा वगैरह आता है, उधर ये जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। साउथ अफ्रीका इमेज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स। देखिए अफ्रीका में जो सदर्न अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका कंट्री है, वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप। ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स इज द लास्ट कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। ये गलत है दोस्तों, लार्जेस्ट तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आएगा। नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग फॉर ए मोर देन 34% शेयर, बिल्कुल सही। इंडिया से नेट सर्विस सरप्लस, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन और डोंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों रिसेंटली मध्य प्रदेश के टिकी फॉर्मेशन करके एक जगह में से एक्सकेवेशन करते वक्त रिसर्चर्स को एक फॉसिल मिला है साइनोडोन्ट्स का। ठीक है, दे आर स्मॉल रैट लाइक एनिमल्स दैट लिव्ड अबाउट 220 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए कितने पुराने हैं, 220 मिलियन ईयर्स अगो हुआ करते थे साइनोडोन्ट्स। देखिए ये स्मॉल रैट लाइक एनिमल्स है, इस फोटो में आप देख ही सकते हो, एक आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन है, ऐसे दिखता था ये जो साइनोडोन्ट्स है। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशनरी स्टडीज एज दिस ग्रुप अल्टीमेटली गेव राइज टू द प्रेजेंट डे मैमल्स। देखिए दोस्तों अभी जितने मैमल्स हैं उसके एक प्रेडेसेसर बोल सकते हो आप साइनोडोन्ट्स को। वैसे साइनोडोन्ट्स काफ़ी पुराने हैं, ये मैमल्स, ये जो साइनोडोन्ट्स से ही धीरे धीरे एवोल्यूशन होते हुए आया है, ये बिलीव कर रहा है। साइनोडोन्ट्स एंड लिविंग मैमल्स बोथ बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एग लेइंग वर्टिब्रेट्स। अब देखिए जो पुराने साइनोडोन्ट्स हैं और अभी के जो लिविंग मैमल्स हैं, ये दोनों को आप एक ही ग्रुप में डाल सकते हो जिसका नाम है सिनैप्सिड्स। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, सिनैप्सिड्स। ठीक है, द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ साइनोडोन्ट्स विद लिविंग मैमल इज सीन इन देयर बोन्स। देखिए अभी की मैमल से बोन्स अगर चेक करोगे, वो जो पुराने साइनोडोन्ट्स जिसके फॉसिल मिला है ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, राइट। आप हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। इट इज़ ए स्मॉल रैट लाइक एनिमल दैट लिव्ड अबाउट 220 मिलियन ईयर्स अगो। वेरी करेक्ट। देखिए दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर साइनोडोन्ट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। साइनोडोन्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशनरी स्टडीज एज दिस ग्रुप अल्टीमेटली गेव राइज टू द प्रेजेंट डे मैमल्स। वेरी करेक्ट। साइनोडोन्ट्स बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एग लेइंग वर्टिब्रेट्स कॉल्ड सिनैप्सिड्स। ठीक है, ये भी सही है, मैंने अभी भी बताया आपको। तो ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। चारों एग्जाम्पल्स है दोस्तों सोर्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का। कुछ
मेजर सोर्स है, कुछ स्मॉलर सोर्स है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर का लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से आपको पता है काफ़ी सारे अनहेल्थी गैसेस रिलीज होता है, इसलिए हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका लार्जेस्ट सोर्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, ध्यान दीजिएगा। स्मॉलर सोर्सेज भी है, कौन कौन सा? एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर। देखिए दोस्तों, ओर में से जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे आयरन ओर से आयरन निकलता है, तो ये प्रोसेस में भी सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशंस होता है। नेचुरल सोर्सेज कौन से? वोल्कानो से। जब वोल्कानिक इरप्शंस होता है, जितने गैसेस रिलीज होता है ना, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आया था, कैरिबियन आइलैंड्स में कुछ वोल्कानो इरप्ट हुआ था, उधर से जो गैस निकला, रिलीज हुआ, वो इंडिया तक पहुंच गया करके। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज आया था, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सब एमिशंस इंपॉर्टेंट हो गया यूपीसी प्रीलिम्स के लिए, इस तरह की न्यूज मायने रखते हैं। ठीक है, और लोकोमोटिव्स में भी, जैसे ट्रेन चलाएगा तो ये जो डीजल लोकोमोटिव्स है उसमें से भी होगा, शिप से, व्हीकल एमिशन से होगा, एंड हेवी इक्विपमेंट दैट बर्न फ्यूल विद ए हाई सल्फर कंटेंट। देखिए जितने भी फ्यूल्स में सल्फर कंटेंट ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है उसमें से जो एमिशंस होगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट इंपैक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इंजेक्शंस इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ अलग पैराग्राफ लिखा हूं। देखिए वोल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे जो गैसेस निकलता है उसमें एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। वो क्या है? देखिए ये जो गैसेस है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, और कन्वर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, एंड विच कंडेंसेस रैपिडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर टू फॉर्म फाइन सल्फेट एरोसोल्स। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने के बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो कंडेंस होने के बाद, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ठंडी है, तो वो कंडेंस होने के बाद वो सल्फेट एरोसोल्स बनता है। एरोसोल्स पता है आपको, फाइन पार्टिकल्स है जो पोल्यूशन का एक मेजर फैक्टर है। दिस एरोसोल्स इंक्रीज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन बैक इनटू स्पेस, कूलिंग द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर और ट्रोपोस्फीयर। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये जो एरोसोल फॉर्म होता है ना दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में, इससे क्या होगा, ये जो सन से रेडिएशन आता है वो अर्थ में नहीं पहुंचेगा, उधर से रेडिएट होकर वापस स्पेस में चला जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो ट्रोपोस्फीयर है उधर हीट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये एक मेजर एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो और आंसर इस ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, चारों ऑप्शन सही है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर, वोल्कानोस, डीजल लोकोमोटिव्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, अगर कोई एक साइट को ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनना है तो कुछ क्राइटेरिया है। वो क्या है? It must be an already classified landmark, unique in some respect as a geographically or historically identified place having special cultural or physical significance. ऐसा नहीं है ओनली मैनमेड स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। अगर वो जोग्राफिकली सिग्निफिकेंट है, वो एरिया हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, कल्चरली इंपॉर्टेंट है, तब भी सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में बताऊंगा, इंडिया में ताजमहल तो है और बोल सकते हो वो उसको आर्किटेक्चर, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस वगैरह बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया। सुंदरबंस जो है ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप इसमें से ये पता चलेगा आपको कि कोई मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कल्चरल या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तब भी जाके ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है। राइट, देखिए इंडिया में टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिस टोटल दुनिया में 1121 है। ठीक है, सच स्पॉट्स आइडेंटिफाइड अराउंड द वर्ल्ड। 1121 में से टोटल 38 है इंडिया में। ऑफ दिस 30 आर कल्चरल, 7 आर नेचुरल, 1 इज क्लासिफाइड एज मिक्स्ड। अब देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में जितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 30 कल्चरल है एंड 7 नेचुरल है। ठीक है, तो नेचुरल मतलब आप समझ गए ना, जैसे सुंदरबंस का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो ये सब नेचुरल में आ जाते हैं। 1 इज क्लासिफाइड एज मिक्स्ड। देखिए मिक्स्ड मतलब ये होता है जहां कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, वो है सिक्किम में खांजनजोंगा नेशनल पार्क। ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया में जितना है 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। ठीक है, 2019 में जयपुर सिटी बिकम द 38th एडिशन टू द इंडियाज लिस्ट अंडर कल्चर। ठीक है, तो लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? जयपुर सिटी है। सो फार ओनली चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी एंड फ्रांस हैव मोर लोकेशंस ऑन द लिस्ट देन इंडिया। तो इंडिया से भी ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला कंट्रीज है, चाइना, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस जैसा। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए आप, क्या लिखा है? इंडिया इज होम टू 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वेरी करेक्ट। खांजनजोंगा नेशनल पार्क, सिक्किम इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वेरी करेक्ट। इंडिया इज होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, ये गलत है दोस्तों। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली।
तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को एक क्वेश्चन पूछा था जन गण मन के बारे में। आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली द फर्स्ट स्टैंजा। यही सेलेक्ट हुआ था हमारे नेशनल एंथम बनाने के लिए। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, हु आर एग्जैक्टली अगारियास रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।